कोई मेरी मातृभूमि के बारे में गलत बोलता है तो मैं ना तब सुनता था ना अब सुनता हूं। कोई अगर मेरे गौ माता के विषय में विष उगलने का प्रयास करता है तो तब भी गलत मैं बोलता था और आज भी उस गलत को गलत ही कहूं। एक व्यक्ति के लिए सेकुलर शब्द का अर्थ है कि अपने धर्म की गालियां खाओ और दूसरे वाले मजहब की, दूसरे वाले रिलीजन की रिस्पेक्ट करो। सबसे पहले अपनी मां को उस मां का दर्जा दो, अपनी मां को उस समान सम्मान करो, उसके बाद उसकी मां का सम्मान कर। पहले भी मैं सेकुलर नहीं था, आज भी नहीं हूं और आगे भी नहीं रहूंगा। मैंने हाल ही में एक अपने नाम से ब्लॉग देखा था जिस ब्लॉग में लिख रखा है कि मेरी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स हो रखी है। मुझे ये आश्चर्यजनक लगा कि ये कब हो गया। फिर भी एक चीज हमेशा याद रखना, 3 चीजों का बखाना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कभी मत करा करो। और एक कॉमन क्वेश्चन मेरे डीएम में बार बार मुझसे पूछा जाता है, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर कम्युनिटी टैब हो यूट्यूब का, कि भैया हिंदू राष्ट्र घोषित कब होगा। सबसे पहले तो हिंदू राष्ट्र घोषित करना क्यों है आप लोग को? जय श्री राम भाई, जय श्री राम। क्या आपका कोई मुस्लिम दोस्त है? नहीं। भैया आज का Q&A सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो मेरे बारे में आप लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी है। कुछ लोगों ने मेरे गूगल पे लिख रखा हुआ है कि मैं महाराष्ट्र से हूं, कुछ लोगों ने लिखा है कि मैं कश्मीरी पंडित हूं, कुछ लोगों ने अलग अलग अपने हिसाब से लिख रखा हुआ है। क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं और मराठी अच्छे से बोल लेता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि महाराष्ट्र से मैं जन्मा हूं या महाराष्ट्र मेरी मातृभूमि है। महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। तो उस भूमि में मैं कर्म कर रहा हूं और जो मेरी जन्मभूमि है वो मिथिलांचल है, मिथिला है, बिहार है। दरभंगा में मेरा जन्म हुआ है और वहीं पर मेरे बेसिक स्टडीज़ भी वहीं पर हुई है। और उसके बाद मैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए महाराष्ट्र में आया था और पिछले 10-12 सालों से मैं महाराष्ट्र में ही रह रहा हूं, जो कि उससे भी ज़्यादा शायद। तो इसी वजह से मुझे मराठी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं मराठी बहुत अच्छे से बोल लेता हूँ शायद। तो मराठी के जितने वेरिएंट्स हैं और मेरे ज़्यादातर दोस्त जो है वो सारे के सारे मराठी है। तो महाराष्ट्र से मेरा लगाव इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र ने मुझे सिखाया है कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है। क्योंकि महाराष्ट्र एक तौर पर बहुत ही लोगों के लिए कर्म भूमि है। तो अब ये समझ में आ गया कि महाराष्ट्र मेरी कर्मभूमि, दरभंगा बिहार मेरी जन्मभूमि है। दूसरा ये प्रश्न मुझसे पूछा जाता है कि आपकी एजुकेशन क्या हुई है, आपकी जर्नी कैसी रही है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी चीज़ के ऊपर मैं 3-4 मिनट पहले ही बोल चुका हूं मेरे पहले Q&A के अंदर। ये रहा उसका लिंक, आप लोग जाकर देख सकते हैं कि मेरी पढ़ाई कहाँ तक हुई है। आगे मैं PhD करने वाला हूँ और मेरी पढ़ाई वहाँ तक चल रही है। इतिहास मेरा फेवरेट टॉपिक है, इतिहास मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। क्योंकि इतिहास एक ऐसी चीज़ है जिसमें बार बार लोगों ने छेड़छाड़ किया हुआ और उसी छेड़छाड़ से तंग आकर मैंने इसी टॉपिक पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मेरे बारे में आप लोग को जानना था। तो ये सारी नॉर्मल है। अब आपके जो प्रश्न मुझे पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे हम देने का प्रयास करेंगे। आप लोगों के पास अगर 10-15 मिनट का समय है तो आराम से देखिए, वरना आपका अगर क्वेश्चन आया या नहीं आया, अगर देखना चाहते हो तो आप स्किप करते करते देख सकते हो। मैं नहीं कहूँगा कि स्किप मत करिए, आपका मन है करिए। तो चलिए आज का हमारा सेकंड Q&A आरंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न हमसे पूछा है भगवान रंग जी ने। इन्होंने कहा है कि भैया क्या आप कभी सो कॉल्ड सेकुलर टाइप के थे? क्योंकि अभी हम सनातनी आपके कारण, वरना पहले हम सो कॉल्ड सेकुलर टाइप के थे। क्वेश्चन तो अच्छा है और जहां तक मुझे लगता है कि बहुत से लोग इस क्वेश्चन से रिलेट कर पा रहे होंगे। आज से 10 साल पहले की बात की जाए तो आपकी और हमारी आयु कितनी होंगी? 13, 14, 15 साल की, ठीक। तो इससे पहले जो हम बच्चे थे उस समय में अगर आप लोग के अपने माँ बाप ने कभी सनातन धर्म के बारे में सिखाया होगा, या आपका कभी जनेऊ, उपनयन संस्कार, या आप कभी मंदिर जाते हो, आप ये टीका लगाते हो, शाम के वक्त अगर आप लोग पूजा पाठ करते हो, तो सेक्युलर होने का कोई सवाल ही नहीं आता है। और बचपन से लेकर अभी तक हमारे घर में हर साल हर महीने कुछ ना कुछ ऐसी परंपराएं होती है। हर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हवन पूजा हो गई, तो उसके कारण हम अपने धर्म से जुड़े ही रहे। और सेक्युलर होने की जहाँ तक बात आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और के लिए घृणास्पद बात सोचता हूँ। बस यही है, आज भी और पहले भी हुआ करता था कि अगर कोई मेरी मातृभूमि के बारे में गलत बोलता है तो मैं ना तब सुनता था ना अब सुनता हूं। कोई अगर मेरे गौ माता के विषय में विष उगलने का प्रयास करता है तो तब भी गलत मैं बोलता था और आज भी उस गलत को गलत ही कहूंगा। तो सेक्युलर होने का जो एक विचारधारा है ना वो बहुत अलग है। हर एक व्यक्ति के लिए सेक्युलर शब्द का अर्थ है कि अपने धर्म की गालियां खाओ और दूसरे वाले मजहब की, दूसरे वाले रिलीजन की रिस्पेक्ट करो। सबसे पहले अपनी माँ को उस माँ का दर्जा दो, अपनी माँ को उस समान सम्मान करो, उसके बाद उसकी माँ का सम्मान करना। नहीं तो हालत कुछ इस प्रकार है कि अपनी माँ को गाली गलौज करोगे, अपनी माँ को घर में इज्जत नहीं दोगे और बाहर वाले की माँ को जाकर पैर छुओगे। बस यही हाल है सेक्युलरवादियों का। तो वही, पहले भी मैं सेक्युलर नहीं था, आज भी नहीं हूं और आगे भी नहीं रहूंगा। सेक्युलर होना मतलब क्या, आप अपना अपना सोच लीजिए। और मुझे जहां तक लगता है कि बार बार हमारे धर्म को जिस प्रकार से टारगेट किया जा रहा था, अभी भी करते हैं,
तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आजकल कोई सेक्युलर रहना पसंद कर रहा है। और आजकल हिंदू होना एक फैशन सा हो गया, अच्छी बात है, होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ऐसे ट्रेंड चलवाओ कि आप लोग धोती कुर्ता पहन के कैसे लगते हो, आज आपने कौन से कलर की धोती पहनी, कौन से कलर का कुर्ता पहना, आज कौन से मंदिर गए, कौन सी आरती गाई, कौन से भजन किया। मतलब एक ज़माने में जो बी पराग दिल टूटे हुए गाने गाता था वो भी हरे कृष्णा हरे रामा गाने लगा है। तो चलवाओ फैशन, हम लोग को तो यही चाहिए था। हो गया, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंकित गोस्वामी लिखते हैं कि 2 वर्ड्स फॉर सुधांशु त्रिवेदी। वैसे सुधांशु त्रिवेदी जी का 2 शब्दों में वर्णन करना असंभव है, क्योंकि इतिहास का ज्ञान का भंडार अगर उनको कहूं तो भी कम होगा। फिर भी 2 शब्दों में अगर उनका वर्णन करने जाऊं तो बुद्धिमानी सनातनी कैसा होता है, इसका जीता जागता उदाहरण है सुधांशु त्रिवेदी जी। क्योंकि इनके पास जो इतिहास की बात कहने की कला है ना, उसी कला को मैं सीखना चाहता हूं। मतलब इतना अच्छे से अपने प्रभावी वक्तृत्व शैली से अपनी बातों को, अपने इतिहास के संदर्भों को ये रखते हैं कि सामने वाला प्रतिद्वंदी इस बात में आ जाता है कि अब मैं आगे बोलूं क्या। क्योंकि डेट हो या फिर किसी का नाम हो या फिर कोई संदर्भ हो, इनके सामने टिक पाना किसी के बस की बात नहीं। और कांग्रेस की धज्जियां तो ये यूं ही मजाक मजाक में उड़ा देते हैं। मतलब सुबह उठो और डिबेट में जाओ, कांग्रेसी की बेइज्जती करो और सो जाओ। ये दिन भर का इनका दिनचर्या होता होगा, और ज्यादा समय मिलता है तो शायद ये इतिहास की किताबों में अपने आप को झोंक कर रखे हुए हैं। और मुझे गर्व है कि सुधांशु त्रिवेदी जी को सुनने का मुझे बार बार अवसर भी मिलता है और मुझे सुनना उन्हें पसंद भी है। तो सुधांशु त्रिवेदी जी एक तो कमाल के आदमी है। वेल, तीसरा एक कॉमन क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा जाता है कि क्या आपकी शादी हो चुकी है। नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। मैं अभी बस 24 साल का हूं और इसी साल मैं 25 साल का हो जाऊंगा। तो मेरी शादी नहीं हुई है। और मेरी लव लाइफ के बारे में अगर आप लोग मुझसे पूछना चाहते हो तो क्षमा करना, ये चैनल मेरे परिवार भी देखता है और मैं नहीं चाहता कि अपनी पर्सनल चीज़ों को मैं ज़्यादातर उसको बखाना करूँ। मैंने हाल ही में एक अपने नाम से ब्लॉग देखा था, जिस ब्लॉग में लिख रखा है कि मेरी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स हो रखी है। मुझे ये आश्चर्यजनक लगा कि ये कब हो गया। मतलब मुझे ही नहीं पता कि इतना सब भी हो रहा था मेरी लाइफ में, जिन्होंने मेरे नाम से ब्लॉग लिख रखे हैं। खैर, वो बाद में हटवाए हैं मैंने। फिर भी एक चीज हमेशा याद रखना, 3 चीजों का बखाना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कभी मत करा करो। पहला, आपका इनकम सोर्स। दूसरा, आपका प्रेम, आपका निजी जीवन। तीसरा, आपके घर का या आपका व्यक्तिगत जीवन का दुख। क्योंकि ये 3 चीजें जब आप लोग पब्लिक कर देते हो ना, तो हर कोई आपका मजाक बनाना आरंभ कर देता है या हर कोई आपका फायदा उठाने के लिए आ जाता है। इसलिए इन 3 चीजों को अपने तक ही सीमित रखो। अपने माँ बाप से भी शेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है कुछ चीजें, जैसे कि आपका इनकम क्या है या बहुत सी चीजें होती है जो आप तक रहे तो ही अच्छा है। तो आशा है कि आप लोग को ये पता हो गया कि मैं शादीशुदा नहीं हूं और विवाह होगा, अवश्य होगा। मैं संन्यास नहीं लेने वाला हूं और मेरा वैसा कोई प्लान भी नहीं है। आगे की बात जब होगी तब आप लोगों को पता चल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टीनेजर्स के लिए कोई एडवाइस जो आप कहना चाहेंगे। जय श्री राम। मेरे जितने भी युवा वर्ग मुझे सुन रहे होंगे, मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूं कि अच्छे दोस्त बनाओ। बहुत आवश्यक है अपने जीवन को जीने के लिए। अगर आप लोग अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो अच्छे दोस्तों की संगत रहना बहुत आवश्यक होता है। हमें लगता है कि ये दोस्त, प्यार, ये सारी चीज़ों से क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपका समय बर्बाद करती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने 25वें वर्ष में पदार्पण करते वक्त मुझे एक चीज़ प्रतीत हो रही है कि आज जब मैं मुड़कर देखता हूँ शाम के समय, जब अपने आप को अकेला पाता हूँ और मैं अपने फ़ोन डायरीज चेक करता हूँ कि किसी को फ़ोन किया जाए, तो मेरे सामने मेरे ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलता है, या मेरे पास कोई एक ऐसा भी दोस्त नहीं जिसको फ़ोन करूं और फ़ोन उठाकर मेरे से बात कर ले या वो मुझे कॉल करे, क्योंकि मैं वो दोस्त बना नहीं पाया। और मेरी लाइफ की वो सबसे बड़ी गलती है जिसे मैं एक्सेप्ट करता हूं। जितने भी लोग आज धीरे धीरे जुड़ते हैं, बहुत से लोग अपने स्वार्थ से जुड़ते हैं। मैं किसी का पर्टिकुलरली नाम नहीं ले रहा, लेकिन अगर आप लोग अपनी आयु के अंदर, एक टीनेजर के अंदर अच्छे दोस्त ना बना पाए तो आपका आगे का जीवन बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि आपके जीवन में बड़े से बड़ी उपलब्धि को अगर मनाने के लिए आपके परिवार, आपके दोस्त ना हो, तो फिर आपने जीवन में कुछ प्राप्ति नहीं किया। फिर आप लोग के पास बड़ा सा साम्राज्य आ जाए, फिर भी बिना सुदामा के कृष्ण अधूरा है। इसलिए अच्छे दोस्त बनाओ। और प्यार करना, दोस्ती करना कोई गलत काम नहीं है। बस यही बात है कि प्यार करो तो किसी एक से करो और ढंग से करो, पूरे शिद्दत से करो। वो कहते हैं ना, शिद्दत उर्दू वर्ड है लेकिन ठीक है, आप लोग वैसे प्यार करो। किसी को अगर दोस्त बना रहे हो तो पूरे अच्छाई के साथ उसके साथ दोस्ती करिए, ना कि किसी का स्वार्थ देखकर दोस्ती करिए। आगे का सारा जीवन उन्हीं के बदौलत चलेगा, उन्हीं के साथ चलेगा। आगे का प्रश्न हमसे पूछा गया है कि भैया आप जो अलग अलग जगह पर आंदोलन करते हो, कार्यक्रम रखते हो, तो आपने इनकी शुरुआत कैसे की? क्योंकि शुरू में तो सब अकेले ही होते हैं। सोशल मीडिया लेवल से आपने रियल लाइफ में कैसे काम किया? क्योंकि अगर हम कभी आंदोलन करना चाहे तो यूं ही बिना प्लानिंग किए, सोचे समझे नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आ जाता है, पुलिस आता है, लोग पता नहीं क्या क्या। अगर प्रश्न सही लगे तो कृपया उत्तर अवश्य देना भैया। तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, प्रश्न उत्तम है।
तो मैंने हमेशा एक चीज कही है कि जब भी आप इस प्रकार से आंदोलन करना कोई मजाक नहीं होता, खेल नहीं होता। पहली बात, आंदोलन एक जो है वो क्रांति लाने का काम करती है। तो ग्राउंड लेवल पर जब आप किसी प्रकार से उतरते हो तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपके वजह से आपके आस पड़ोस में कोई दिक्कत ना हो, यानी कि सरकारी संपत्ति का कोई नुकसान ना हो, उसे आंदोलन कहा जाता है। जो आजकल हम लोग देखते हैं ना, ज्यादातर आंदोलन होते हैं उसमें सरकारी संपत्ति की धज्जियां उड़ाई जाती है, उन्हें आंदोलन नहीं कहा जाता, उसे आतंक फैलाना कहा जाता है। और जहां तक हमारी बात आती है, आज तक हम लोगों ने जितने भी आंदोलन किए, मेरा इचलकरंजी में हुआ और महाराष्ट्र में लगभग 60 से ज्यादा अधिक जगहों पर आंदोलन किया गया था, लेकिन कहीं पर भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं किया गया था। अब बात यह है कि सोशल मीडिया पर बोलने और ग्राउंड लेवल पर उतरने में जमीन आसमान का भेद होता है। तो इस डिफरेंस को कैसे कम किया जाता है? तो इसे कम करने के लिए सबसे इजीएस्ट वे है कि आपके पास, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके इलाकों में कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे युवा वर्ग है, कितने ऐसे स्थायी व्यक्ति है जो आपके विचारों से संबंधित विचार रखते हैं। पहले उनका पता करिए। वो विचार रखने वाले व्यक्ति कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी विचारधारा क्या है, उसे समझिए। हर एक व्यक्ति को अपने पास रखिए। एकात्म मतलब एकता में इतनी ताकत होती है कि आप एकता की वजह से आप चाहो तो लाखों लोगों को एकत्रित कर सकते हो। आज कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को हम सम्मान करते हैं, हर व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, हर व्यक्ति से अच्छे से प्रेम से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना हमें समझता है। इसीलिए महाराष्ट्र में मैं कहीं पर भी जाऊं तो हर जगह पर हजारों की भीड़ उमड़ जाती है, सभाएं होती है, क्योंकि हम उन्हें अपना समझते हैं और वो हमें अपना समझते हैं। और उन सभी लोगों का एक संगठन हमने तैयार किया और वो संगठन हमें ऐसे ही मिला क्योंकि मैं जिनके पद चिन्हों पर चलता हूं, जिन्होंने अपने जीवन के पूर्ण आयुष्य पूरा इसे क्या कहते हैं, इसी सब कुछ कार्य में लगा दिया, वो है परम पूज्य गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरुजी, श्री प्रतिष्ठान हिंदुस्तान, जिसकी वजह से मेरा छोटा सा नाम है, उस नाम को एक पहचान मिली। बिना श्री प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के आशुतोष झा शून्य है। तो इसमें मेरा कुछ भी क्रेडिट नहीं है या मेरा 1% का भी योगदान नहीं है। जितना योगदान है वो सारा का सारा योगदान इन्हें ही जाता है, गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरुजी को, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। तो कैसे काम करना है ये तो मैंने आप लोग को बता दिया, और कौन काम कर रहा है, अगर आप चाहो तो उनका हाथ पकड़कर भी उनके पद चिन्हों पर चल सकते हो। तो आपको जो मार्ग उचित लगता है आप अपना सकते हैं। और एक कॉमन क्वेश्चन मेरे डीएम में बार बार मुझसे पूछा जाता है, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर कम्युनिटी टैब हो यूट्यूब का, कि भैया हिंदू राष्ट्र घोषित कब होगा? सबसे पहले तो हिंदू राष्ट्र घोषित करना क्यों है आप लोग को? हिंदू राष्ट्र ही है। मेरा आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, क्या आप अपने पिता की घोषणा करते हो कि ये आज से मेरे पिता है? नहीं ना। आपकी माता ने एक बार कह दिया कि ये आपके पिता है, तो आप आंख बंद करके अपनी मां की बात पर विश्वास रख लेते हैं कि यही मेरे पिता है। घोषणा करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से हमारी मातृभूमि हिंदू राष्ट्र ही है। इसे किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता थोड़ी है, या कोई आकर हमें कह दे या कोई घोषणा करेगा तभी हम क्या एक्सेप्ट करेंगे कि ये हिंदू राष्ट्र है? नहीं, ये हिंदू राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा। किसके प्रमाण पत्र की आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हो? आपका ये जो प्रश्न है कि कब हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, मेरा उत्तर यह है कि सूर्य को अपनी पहचान बताने की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य चमकता है, अपना पहचान देता है। चंद्रमा को अपनी आप पहचान देने की आवश्यकता नहीं होती। चंद्रमा आता है, पहचान देता है और चला जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र की पहचान देने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। आज के इस Q&A सेशन का अंतिम प्रश्न हमसे पूछा गया है राम भक्त पीयूष के द्वारा। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। क्या आपका कोई मुस्लिम दोस्त है? नहीं। तो आज की जो हमारी प्रश्नावली है यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मैंने कुछ ही क्वेश्चंस को यहाँ पर पिक किया था, क्योंकि पहला Q&A के अंदर ही मैंने इतनी सारी चीजें कवर कर ली कि बार बार उसी चीज को दोहराना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो व्लॉग चैनल पर आप लोगों का 5000 आंकड़ा पूर्ण करने के लिए बहुत बहुत आभार। हमारा मेन चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उस पर भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर अभी हम लोग 2,75,000 है। आशुतोष झा थॉट्स लिंक आप लोग को मिल जाएगा यहीं पर नीचे। तो इस चैनल के ऊपर हम लोग बार बार अपना एक छोटा मोटा व्लॉग लाने का प्रयास करते हैं। कैमरा के पीछे आपका भाई कैसा है वो दिखाने का एक थोड़ा सा प्रयास होता है। तो अभी गांव जल्द ही पहुंचने वाला हूं, अगले 2 सप्ताह के भीतर में ही, क्योंकि गांव में भी महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है, आप लोग जानते ही हो। और सभी मिथिला वासियों को, सभी हमारे प्रेमियों को, सभी हमारे भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। और हमारा मेन चैनल डिमोनेटाइज होने के बाद भी जिस प्रकार से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी प्रकार से मैं आप लोग को वचन देता हूँ कि जो मैं काम करता हूँ उसे बड़ी ही ईमानदारी के साथ और किसी प्रकार का स्वार्थ ना रखते हुए करता रहूंगा। तो हमारा इस ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। अगले ब्लॉग के अंदर मिलते हैं, अगले वीडियोस के अंदर मिलते हैं, अगले शॉर्ट्स वीडियोस में मिलते हैं। तब तक के लिए जय सनातन, जय श्री राम।